हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेट्स एंड क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की सोशल साइंस कौन सी सामाजिक अध्ययन की आज हमारी क्लास है। सामाजिक अध्ययन की हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 10th। कौन सी है? क्लास नंबर 10th हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारी चल रही थी सल्तनत काल, हमारा चल रहा था सल्तनत काल हमारा चल रहा था। उसमें हमने दो वंशों के बारे में पहले पढ़ लिया था, एक तो खिलजी वंश और किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में हमने जो है स्टार्ट पढ़ाई कर ली थी। अब हम करेंगे तुगलक वंश, यानी जो तीसरा हमारा वंश था खिलजी वंश और गुलाम वंश के खिलजी वंश के बाद में जो वंश आया कौन सा आया? तुगलक वंश आया। कौन सा वंश आया? तुगलक वंश जो है आया। और तुगलक वंश जो है कब से लेकर कब तक चला था? तुगलक वंश चला 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। कब से? 1206 ईस्वी से लेकर 1526, ये तो आपका सल्तनत काल है कि 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल चला है, जिसमें तुगलक वंश कब से कब तक चला है? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। कब तक? 1313-20 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो तुगलक वंश के देखिए राजवंश कौन कौन से रहे। पहला रहा गयासुद्दीन तुगलक। कब से लेकर कब तक रहा? ये 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो रहे 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक रहे। उसके बाद में तीसरे हैं फिरोज तुगलक। ये कब से लेकर कब तक रहे? 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक कौन रहे? फिरोज तुगलक रहे। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक कब? 1398 ईस्वी तक रहे। उसके सबसे बाद में हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक थे और इनका असली नाम क्या था? गाजी मलिक था। वह संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास से सर्वसंपत्ति से सुल्तान बनने वाला क्या था? प्रथम शासक था और यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। यह क्या था? एक महत्वाकांक्षी शासक था। सर्वप्रथम इसने दक्षिण में के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में स्थायी रूप से मिलाया गया, जिसमें तेलंगाना इसकी राजधानी, जिसमें प्रथम तेलंगाना की राजधानी कौन थी? वारंगल थी। किसने क्या किया कि जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनको दिल्ली सल्तनत में स्थायी रूप से मिलाया गया, और जिसमें पहली जो इसकी दिल्ली की तेलंगाना की जो राजधानी थी वारंगल, उसको बनाया गया। आगे है कि गयासुद्दीन ने नरमी और कठोरता से संतुलन स्थापित करते हुए मध्य मार्ग अपनाया, जिसे रस्म ए म्याना कहा गया है। जिसको क्या कहा गया है? रस्म ए म्याना कहा गया है। इसने सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण कराया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला ये जो शासक कौन था? गयासुद्दीन ही था। ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था तथा डाक प्रणाली की पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। और डाक में शीघ्रता के लिए 3-4 मील पर डाक लगाने वाले कर्मचारियों तथा घुड़सवारों को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। आगे है कि इसने हिंदुओं के प्रति भी उदारता दिखाई और धार्मिक संकीर्णता की नीति से दूर रहा था। और इसने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा ना देकर उन्हें मुक्त जगीरें दी थी। उसे क्या दी थी? मुक्त जगीरें दी थी। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुकलबाद, कौन सा? तुकलाबाद नामक नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसने स्वयं के मकबरे का निर्माण भी कराया था, जिसकी छत क्या थी? अर्ध गोलाकार है। जिसकी छत क्या है? अर्ध गोलाकार है सॉरी। वास्तुकला की तुगलक शैली जो है का प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के निर्माण से हुआ था। तुगलकों की स्थापत्य की नवीन विशेषताएं थी, जैसे ढलनाकार दीवारें, ऊंचाई पर निर्माण और विशालता का आभास उसकी इमारतों की क्या थी? विशेषता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि तुगलक वंश की वास्तुकला की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। इसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मलिक
फखरुद्दीन जूना खां, जिसको उलुग खां की जो उपाधि प्राप्त थी, को वारंगल तथा मदुरै में शासक की पुनर्स्थापना के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? पुनर्स्थापना की के लिए भेजा था। गयासुद्दीन की प्रसिद्ध सूफी संत कौन? निजामुद्दीन औलिया के साथ कटु रिश्ते थे, अतः जूना खां ने एक षड्यंत्र में क्या कर दी? गयासुद्दीन की हत्या कर दी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कुही नामक विभाग की स्थापना करी। उसने अकाल संहिता तैयार करवाई और सिंचाई के लिए क्या करवाए? उसने सैकड़ों कुएं खुदवाए। ठीक है। अकालग्रस्त किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया गया। 1336 ईस्वी में मोरक्को में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था और उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। 1342 मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। इब्न बतूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर पुस्तक कौन सी? सफरनामा रहला लिखी है और उसने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण कराया, जिसे उसने जहांपनाह नामक शहर जो है दिल्ली में बसाया। आगे है कि वह बलबन की तरह सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया मानता था और उसने अपने सिक्कों पर सुल्तान के लिए जिल्लुल्लाह शब्द जो है लिखवाए। 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका कौन? चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक कौन बैठा? गद्दी पर बैठा। आगे दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां था और वह अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। वह संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था और भारत में भूमि का एक भी कतरा अपने नियंत्रण से बाहर जो है नहीं देना चाहता था। उसके काल में कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत की किस में था? नियंत्रण में था। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही रहा था और उसके साम्राज्य में कितनी 23 मुक्त प्रांतों में बटा था। वह विद्वान और तर्कवादी व्यक्ति था। वह धार्मिक रूप से उदार था और हिंदू व जैन संतों से क्या रखता था? मेल जोल भी रखा करता था। आगे क्या है कि वह योग्यता के वंश से अधिक महत्व देता था और जातिगत संकीर्णता से मुक्त था। वह हिंदुओं के धार्मिक समारोह एवं उत्सवों में भी भाग लिया करता था। होली में भाग लेने वाला वह दिल्ली सल्तनत का क्या था? प्रथम शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था और वह एक अच्छा कवि और कौन था? सुलेख भी था। ठीक है। आगे है कि इसके उपरांत उपरोक्त सकारात्मक पक्षों के अलावा इसके व्यक्तित्व के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे कि वह जल्दबाजी में था, गर्म मिजाज और सलाह को महत्व नहीं दिया करता था और इसे इतिहास में एक मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया कि अपने जीवन में 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो क्या हो गए थे? विफल हो गए थे। जैसे पहला इसने मतलब क्या किया? कर को बढ़ा दिया। कि सुल्तान ने गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि ऐसे समय की जब वहाँ अकाल पड़ा और फिर फ्लैग की बीमारी जो रूप में फैल गई, तो सुल्तान की ये योजना भी क्या रही? असफल रही। दोआब कौन सा होता है? जैसे ये दो जो नदियां हैं इनके बीच में जो भूमि जो बचती है ना, वो क्या होती है? वो दोआब होती है। दूसरा उसने क्या किया कि राजधानी का स्थानांतरण कर दिया, कि मतलब उसने 1326 ईस्वी में क्या किया कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद स्थापित कर दी तथा उत्तर व दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके, मतलब कि वो दक्षिण का और उत्तर का जो भारत है उसको क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। परंतु क्या हुआ कि लेकिन ना तो आम जनता इसके महत्व को समझ सकी और ना ही इस तरह नियंत्रण रखना संभव हो पाया। यह योजना भी क्या हो गई? इसकी विफल हो गई। और आगे क्या कि इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया, मतलब इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण चांदी के सिक्कों के स्थान पर किसके? तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई और इसका उद्देश्य क्या था कि सोने चांदी जैसी जो बहुमूल्य वस्तु धातु अगर नष्ट को होने से बचाना था। परंतु बड़े पैमाने पर नकली सिक्कों का निर्माण करना शुरू हो गया और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के लेकर किसमें? सरकारी खजाने में रख दिए और उन्हें चांदी के सिक्के दे दिए और इससे क्या हो गया? खजाना खाली हो गया और ये योजना भी क्या रही? इसकी विफल रही। आगे क्या है? खुरासन अभियान की इसने तहत इसने सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासन
साम्राज्य में उत्पन्न व्यवस्था का फायदा उठाकर वहां कब्जा करने की सोची और इसके लिए उसने अतिरिक्त सेना का गठन किया और एयर का साल एक साल वेतन जो है ना पेक्सी में दे दिया, परंतु खुरासन में व्यवस्था कायम हो जाने के कारण सुल्तान की योजना भी क्या हो गई, विफल हो गई। आगे है कि कराची अभ्यास। कराची अभ्यास क्या था कि हुमायूं पहाड़ियों में स्थित जो कराची का विद्रोह दबाने और उसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी जो सेना भेजी, परंतु आरंभिक सफलता के बाद सुल्तान को जन धन व्यय की भारी हानि उठानी पड़ी थी। तो ये उसके 5 योजनाएं क्या हो गई, विफल हो गई। विद्रोह क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की इन तमाम नीतियों के कारण साम्राज्य में कई स्थानों पर विद्रोह हुए। इन नीतियों के अलावा तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से साम्राज्य का आकार इतना विशाल था कि इसे संभालना मुश्किल था और पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह 22 जो है सबसे ज़्यादा इसी के काल में हुए। कितने, 22 जो इसी के काल में हुए। कि पहला विद्रोह गुलबर्गा के निकट सागर के एकताकार बहाउद्दीन गुरशी शख्स ने किया था। दक्षिण में पहला सफल विद्रोह किसने किया, एहसान शाह ने मावर में किया और हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की क्या रखी थी, और जो नींव रखी थी वो कब 1340 में बंगाल सल्तनत से क्या हो गया, वो अलग हो गया। और 1386 में देवनरी के सादा अमीरों ने अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में विरोध कर बहमनी राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी और गुजरात में तगी विद्रोह उसके शासन का क्या था, अंतिम विद्रोह था, जिसके दमन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो बदायूनी ने क्या लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। आगे है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या था कि फिरोज शाह का जन्म 1301 ईस्वी में एक हिंदू माता के गर्भ से हुआ जो अबोहर के भट्टी राजपूत रणमूल की क्या थी, पुत्री थी। जब फिरोज सुल्तान बना तो सल्तनत की स्थिति अस्त व्यस्त थी। तो फिरोज योग्य सेनानायक नहीं था, तो तो उसने सबको संतुष्ट रखने की नीति को अपनाया। हालांकि उसकी धार्मिक संकीर्णता की नीति ने सल्तनत को विपरीत रूप से प्रभावित किया और उसने उलेमा वर्ग की सलाह को मानते हुए धार्मिक आधार पर किसकी, इस्लामिक राज्य की क्या करी, स्थापना करी। आगे है कि उसने अनेक मंदिरों को नष्ट किया और जनता को धन व जगीरें देकर मुसलमान बनने का क्या किया, प्रयत्न किया। उसकी धार्मिक नीति के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि वे इस युग का सबसे धर्मांध शासक था और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का क्या था, अग्रगामी था। आगे है कि फिरोज शाह सैनिक व्यवस्था की दृष्टि से पूरी तरह असफल साबित हुआ और उसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया और सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान करी थी और उसके शासनकाल में सेना में क्या था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के कार्य क्या क्या रहे कि फिरोज शाह अपने आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का क्या कहलाता था, अकबर कहलाता था। फिरोज ने इस्लामी कानून के आधार पर केवल 4 कर लगाए थे, एक तो खराज, खुग्ज, जजिया और ज़कात आय का 2.4 जो है मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में क्या किया था, व्यक्त किया जाता था। और इसी तरह से उसने 24 कष्टदायक करों को क्या कर दिया था, समाप्त किया था। आगे है कि इसके अलावा फिरोज ने हर्ष नामक सिंचाई कर लागू किया था, जो जिसकी मतलब 1/10 भाग था, ठीक है। कृषि के विस्तार हेतु उसने नहरें बनवाई, इसमें यमुना से निकलकर आगे हिसार तक जाने वाली और सल्तनत नदी से निकलने वाली नहरें क्या थी, महत्वपूर्ण थी। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोज शाह फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटाला, जौनपुर आदि नगरों की क्या करी है, स्थापना करी है। उसने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्माण 5वीं मंजिल का करवाया था। वह मेरठ तथा टोपारा स्थित अशोक स्तंभों को क्या ले गया था, दिल्ली ले गया था और अपनी नई राजधानी कोटाला में उन्होंने स्थापित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला, ये हाईलाइट इसको कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे है। उसके दासों के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदागान की क्या करी, उसने स्थापना करी। उसने गरीब महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान खैरात नामक दान विभाग की भी स्थापना करी है, इंपॉर्टेंट है। उसने निर्धन वर्ग की निःशुल्क चिकित्सा हेतु एक खैराती अस्पताल दारुल शफा की व्यवस्था की। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने विवाह विभाग में एवं रोजगार कार्यों की क्या करी थी, स्थापना करी थी। फिरोज शाह ने नए सिक्के भी चलवाए, आधा तथा बिक, और इसके अलावा इसने शेर गनी नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। और उसने उड़ीसा पर आक्रमण कर हिंदू
हिंदुओं के पवित्र जगन्नाथ मंदिर को क्या पहुंचाई थी, क्षति भी पहुंचाई थी। आगे है कि नगर कोट पर आक्रमण करके इसने कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के कुछ दस्तावेज प्राप्त किए और उनमें से इसने कुछ दयालाल के फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद भी करा। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा कौन सी, फुतुहुल ए फिरोजशाही की क्या करी है, रचना भी करी है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इसके दरबारी था और जिसने तारीख ए फिरोजशाही और फतवाए जहदादी नामक पुस्तकों की रक्षा करी है, मतलब पुस्तकों की जो लिखी है। शम्स ए सिराज आफीफ ने भी तारीफ ए फिरोजशाही की रचना करी है 1688 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश जो है क्या हो गया था, लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि इसके बाद में सारे शासक जो थे वो अयोग्य आए थे। आगे है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश, ये कब से लेकर कब तक चला है, 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक जो है चला है। सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं कि सैयद वंश देखिए कैसे चला। इसका एक छोटा सा मैप इसमें हमने दिया हुआ है कि इसकी स्थापना किसने करी, खिज खां ने, और इसके बाद मुबारक शाह, और उसके बाद फरीद खां। फरीद खां के पुत्र कौन थे, मोहम्मद शाह और आलम शाह। चलिए इसको पढ़ते हैं। सैयद वंश कब से कब रहा है, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है रहा है। सैयद वंश अथवा सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल कब 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा है। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था और इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसने तुगलक वंश के बाद राज्य की अपने की स्थापना करी। यह वंश जो है तुर्कों की जाति का ये आखिरी राजवंश था। क्या था, आखिरी राजवंश था। चलिए पढ़ते हैं। इसके प्रमुख शासक कौन रहे, सैयद खिज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह कौन रहे। सबसे पहले पढ़ेंगे सैयद खिज खां के बारे में। इसमें क्या है कि इसने कब से लेकर 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। खिज खां ने सैयद वंश की क्या करी है, स्थापना करी है। 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार किया। खिज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करके अपने को रयत आला की उपाधि से जो है खुश रखा। जब भारत को लूटकर तैमूर लंग वापस जा रहा था तो उसने खिज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपापुर का शासन नियुक्त कर दिया था। खिज खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध जो थी पुनः दिल्ली सल्तनत के क्या हो गए थे, अधीन हो गए थे। सुल्तान को राज्य से वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था और उसने अपने सिक्कों पर तुगलक जो सुल्तानों का नाम गुदवाया था। फरिश्ता ने खिज खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार जो है शासक बताया था। 20 मई 1421 में खिज खां की मृत्यु हो गई। फरिश्ता के अनुसार खिज खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर क्या किया था, दुख प्रकट किया था। आगे आते हैं मुबारक शाह, 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहे। खिज खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सल्तनत अपने हाथों में ली। उसने अपने पिता के विपरीत अपने आप को सुल्तान जो है घोषित किया था। इनकी कार्य क्या थी कि यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण करके अपने नाम के जो है सिक्के जारी किए थे और उसने अपने नाम से खुतवा मतलब एक प्रश्नात्मक रचना है वो पढ़वाई और इसका विदेशी स्वामित्व का अंत किया। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसने विद्यान मतलब यहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजस्व प्रदान किया और उसने ग्रंथ तारीख मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक रहे। मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह मोहम्मद बिन खरीद खां को वजीर सरवर उल मुल्क एवं अन्य अमीरों ने मिलकर 19 फरवरी 1434 को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। शासन पर पूर्ण नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क का था। मोहम्मद शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष, हथियारों पर आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह को मरने के लिए वजीर सरवर उल मोहम्मद षड्यंत्र कर रहा था। इससे पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर व उसके समर्थकों को मार डाला। मोहम्मद शाह ने कमाल मुल्क को क्या बनाया, वजीर बनवाया। 1440 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने
महमूद शाकर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसके बाद में दोनों में क्या हो गई थी, संधि हो गई और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की क्या दे दी, संज्ञा दे दी। और बहलोल लोदी ने 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई, 1445 ईस्वी में हुई है। बारी आती है किसकी, आलम शाह, 1445 से लेकर 1476 तक चले। देखिए आलम शाह जो थे मोहम्मद शाह का पुत्र था। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से इस विनिष्ट राज्य का शासन घोषित किया था, जिसमें अब केवल दिल्ली शहर और अगल बगल के कुछ गांव बचे थे। आलम शाह बहुत ही कमजोर अयोग्य था और दिल्ली में राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया, जहां निंदनीय ढंग से 1447 ईस्वी में दिल्ली को छोड़कर अपने प्रस्थान कहाँ, बदायूं चला गया और 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन शाह आलम शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए आप लोगों का आज का क्लास जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है। आज का टॉपिक अब पढ़ते हैं हम लोगों की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो क्लासेस हैं वो उसमें लाइव जो है मिल जाएंगी, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में जो शेयर करना मत भूलिएगा।